नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। इतिहास की इस सीरीज में आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे वो संबंधित है मौर्य वंश के सबसे महान सम्राट सम्राट अशोक के विषय में। इस वीडियो से हम जानेंगे कि जो सम्राट अशोक है उनका उदय किस प्रकार से होता है और एक बेसिक पृष्ठभूमि के रूप में वो सारी डिटेल हम जानेंगे जो कनेक्ट होती हैं अशोक से। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं सम्राट अशोक के विषय। अगर हम सम्राट अशोक का शासनकाल देखते हैं तो वो हमको 373 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व का काल दिखता है। अगर हम जैन साहित्यों की बात माने तो इसमें हमको मिलता है कि जब बिंदुसार राजा होता है, बिंदुसार नहीं चाहता है कि अशोक राजा बने, लेकिन अशोक अपने पिता के विरुद्ध होकर मगध पर अधिकार कर लेता है और वहां का राजा बनता है। अगर हम बात करें सिंघली अनुसूतियों की, मतलब श्रीलंका के ग्रंथों की, तो वहां पे हमको मिलता है कि इस अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और उस हत्या के बाद ये सिंहासन पर कब्जा करता है। महाबोधि वंश और तारानाथ, इन दोनों ग्रंथों को अगर हम माने तो इसमें भी कुछ इसी तरह का वर्णन हमको मिलता है कि 4 वर्ष तक संघर्ष किया इस अशोक ने राजा बनने के लिए और इन 4 वर्षों में अपने भाइयों की हत्या करके ये राजा बनता है। चंडाशोक की अगर हम बात माने तो ये भी कुछ इसी तरह की बात करता है। हमको एक ग्रंथ मिलता है अशोकावदान, जो कि भाग है किसका, दिव्यावदान का। इस ग्रंथ में भी कुछ इसी तरह के रेफरेंसेस हमको मिलते हैं। तो अशोक के बारे में ये माना जाता है कि जब अपने प्रारंभिक काल में अशोक बहुत आक्रामक था, उसने बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई जिससे उसने बड़े क्षेत्रों पर कब्जा किया और वो नीतियां काफी आक्रामक रही। सिंहासन पर कब्जा करने के लिए भी अशोक अपने भाइयों की हत्या करता है या अपने भाइयों के विद्रोह का सामना करता है। कुछ इस तरह के वर्णन हमको मिलेंगे। 137 तक अगर हम देखें, जो भारतीय इतिहास का काल है, आधुनिक भारत का जो इतिहास कहा जा सकता है, उस काल में हम देखें तो अशोक के बारे में हमको बहुत ज्यादा डिटेल में पता नहीं थी। यानी प्रारंभिक समय में अशोक के बारे में हमको बहुत ज्यादा पता नहीं था। इसका कारण है जो लिपि इस्तेमाल की गई है अशोक के काल में, उसके विषय में हमको ज्ञात नहीं था। लेकिन 1837 में क्या होता है, एक व्यक्ति आता है जिसको कहते हैं जेम्स प्रिंसप। ये जेम्स प्रिंसप क्या करता है, ब्राह्मी लिपि जिनके द्वारा शिलालेखों में लेख लिखे गए हैं अशोक के समय में, उनको ये पढ़ लेता है। जैसे आप देखिए, अभी जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी, तो इसके साथ हमको ये समस्या मिलती है कि हम इसके लेखों को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि किसमें क्या लिखा है, तो इसकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। इस वजह से हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभिलेख है उनको पढ़ नहीं पाते हैं और बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाती है इस सिंधु घाटी सभ्यता से। सेम समस्या थी अशोक के साथ भी, इसके भी शिलालेखों को नहीं पढ़ा जा सका। लेकिन जब ये जेम्स प्रिंसप अशोक के अभिलेखों को पढ़ लेता है, ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर लेता है, तब हमको ये मिलता है कि अशोक की जो नीतियां हैं वो किस स्तर तक की हैं। मतलब हमको तभी बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन अशोक के विषय में पता लगती है। अशोक के विषय में जो जानकारियां है, अगर हम उनके स्रोतों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों से इसकी जानकारी हमको मिलती है, जिसमें दिव्यावदान और सिंघली की जो अनुश्रुतियां है या सिंघली की जो लोक कथाएं है, उसमें हमको अशोक के विषय में जानकारी दिखती है। अगर हम अभिलेखों की बात करें जो अशोक के विषय में सबसे प्रामाणिक और सबसे विस्तृत जानकारी हमको देते हैं, तो उसमें देखेंगे हम कि दक्षिण भारत में भी हमको बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे। स्पेशली आपका मास्की का अभिलेख, नेतूर का अभिलेख, गुर्जरा और उडेगोलम का अभिलेख, इनसे हमको अशोक के विषय में काफी कुछ जानकारी मिलती है। इनमें हम देखेंगे तो जो अशोक का नाम है, ये नाम हमको लिखा मिलेगा। ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि अशोक नाम जो हमको मिलता है वो किन किन अभिलेखों से मिलता है। ईरानी शैली का एक अभिलेख है जिसे दारा प्रथम ने बनवाया। आप ध्यान देंगे, ये दारा प्रथम वही व्यक्ति है जो आक्रमण करता है भारत पर, सबसे सफल आक्रमण, पहला सफल आक्रमण। इसके अभिलेखों में हमको मिलता है देवानामपीर और देवानामपीर रसी। इन नामों से हमको अशोक का उल्लेख इसके अभिलेखों में देखने को मिलता है। अगर हम पुराणों में देखें तो वहां पे हमको अशोक वर्धन नामक एक व्यक्ति मिलता है और इसी को कहा जाता है कि ये अशोक है। तो अशोक का उल्लेख अशोक वर्धन नाम से हमको पुराणों में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें अशोक के प्रारंभिक जीवन की, किस तरह से इसका जीवन प्रारंभ होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो आपका अशोकावदान वो कहता है कि जब अशोक पैदा हुआ उस समय जो उसकी माता है शुभद्रांगी, उसके मुख से एक शब्द निकला कि मैं शोक रहित। इसी शब्द से जो नाम पड़ा अशोक का वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। जब हम इसके पिता का शासनकाल देखते हैं, अर्थात जब हम बिंदुसार का शासनकाल देखते हैं, उस समय इसको तक्षशिला का सूबेदार बनाया गया था। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य को। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका पुत्र हमको मिलता है कौन, बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र हमको मिलेगा अशोक। ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। एक नाम हमको मिलता है रानी कारुआ की। ये रानी कारुआ अशोक से संबंधित है और इनके जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में हमको इनका उल्लेख मिलता है। मतलब रानी कारुआ की अशोक की पत्नी के रूप में कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है अशोक के अभिलेखों में। अगर हम बात करें कल्हड़ की राजतरंगिणी, जो कश्मीर के विषय में काफी विस्तृत जानकारी हमको देती है, इसमें अशोक को
शिव उपासक माना गया है। देखिए, अशोक बेसिकली कनेक्टेड किससे ज्यादा दिखेगा आपको? बौद्ध धर्म से। ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा। बिंदुसार हमने देखा था ये आजीवक संप्रदाय को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहा था, और जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है ये जैन संप्रदाय को अपना रहा था, और संलेखना विधि के द्वारा ये अपने प्राण त्यागता है। और कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। ये सारे तथ्य हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अशोक को प्रारंभिक रूप में शिव उपासक मानता है कौन? कल्हड़ की राजतरंगिणी। और यह माना जाता है कि कश्मीर में जो आपकी वितस्ता नदी है, इसी के किनारे श्रीनगर नामक एक नगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। ये भी हमको कहाँ मिल रहा है? कल्हड़ की राजतरंगिणी से। अब ये कश्मीर का इतिहास लिख रहा है, तो उसमें जब ये श्रीनगर की बात करेगा तो वो ये कहेगा कि इसकी स्थापना किसने की है? अशोक ने। और अशोक शैव उपासक है या शैव धर्म को मानने वाला है। सबसे बड़ी घटना होती है अशोक के जीवन में कलिंग का युद्ध। अशोक का जो पिता है बिंदुसार, ये विरासत में इसको बहुत सारे क्षेत्र देता है या बहुत बड़ा साम्राज्य इसको मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है, मौर्य साम्राज्य की, और उसको फिर आगे बढ़ाते हुए बिंदुसार आता है। और फिर हम देखते हैं अशोक को विरासत के रूप में कहीं ना कहीं एक बड़ा साम्राज्य मिल रहा है। लेकिन इसके साथ इसको समस्याएं भी मिलेंगी कि इसका जो प्रमुख क्षेत्र है कलिंग, जो वर्तमान में उड़ीसा में है, ये इसके क्षेत्राधिकार में नहीं होता है। और जब आप कलिंग की लोकेशन देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मौर्य साम्राज्य का इस पे अधिकार हो। क्यों? जिससे ये विदेशी व्यापार पे अच्छे से नियंत्रण कर सके। इन्हीं सब कारणों से हमको ये मिलता है कि अपने शासनकाल के या अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली पूछा जाता है, 8वें वर्ष में ये कलिंग पर आक्रमण करता है और उसको अपने अधिकार में ले लेता है। लेकिन यहाँ पे 1 लाख लोगों की मृत्यु होती है, लाखों लोग अपंग होते हैं, लाखों लोगों को बंदी बना लिया जाता है। इसको देख के अशोक को बहुत दुख होता है, और इसी दुख का परिवर्तित रूप हमको बाद में मिलता है अशोक की धम्म नीति में। कलिंग जो हमला है, इसके विषय में हमको जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। और एक उल्लेख मिलता है कि उस समय कलिंग का जो राजा है वो नंद राज नामक राजा है। कलिंग का जो युद्ध हुआ है उसके विषय में एक विस्तृत जानकारी हमको अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, जहां ये इस युद्ध के विषय में बहुत कुछ लिखता है और ये मानता है कि इस युद्ध में बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान मतलब जान माल की बहुत हानि हुई है। ये सारा उल्लेख हमको इस 13वें शिलालेख में मिलता है। जब अशोक कलिंग को जीतता है, उसको जीतने के बाद इस अशोक ने कलिंग के पूरे क्षेत्रों 2 भागों में विभाजित कर दिया। उत्तरी भाग की राजधानी हम देखते हैं तोशली, और दक्षिणी केंद्र की राजधानी हम देखते हैं जौगढ़। तो ऐसा नहीं युद्ध जीतने के बाद उसको छोड़ दिया उस क्षेत्र को, बल्कि उस पर अपना अधिकार किया। उस क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी केंद्र की राजधानी और दक्षिणी केंद्र की राजधानी, 2 राजधानियां बनाई, और उनके माध्यम से एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था ये वहां पे चलाता है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे अशोक ने कलिंग के युद्ध पे खेद प्रकट किया है या दुख प्रकट किया है। लेकिन अशोक ये भी लिखता है कि ये तो होना ही था। वो कहता है कि जब किसी क्षेत्र को जीता जाता है, इतने बड़े क्षेत्र को जीता जाता है, तो जो मृत्यु है, विनाश है, वो तो होता ही होता है। लेकिन उसके साथ वो ये भी लिखता है कि वो चाहता है कि उसके उत्तराधिकारी ऐसे रक्तपात से बचे। मतलब इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो कुछ कलिंग में हुआ वो कहीं ना कहीं मजबूरी थी अशोक की, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र पर उसको अधिकार करना है, तो ये युद्धपात उसको करना पड़ा या ये रक्तपात उसको करना पड़ा। लेकिन इसी के साथ अशोक के विषय में हम ये भी देखते हैं कि अशोक यहाँ चेतावनी भी जारी करता है कि भले ही उसको दुख हो रहा है इस कलिंग के युद्ध से, लेकिन अभी भी अशोक कमजोर नहीं है। अशोक अभी भी दंड देने का अधिकार रखता है, शक्ति रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अशोक अब किसी को दंड नहीं देगा। यहीं पे इतिहास में आप देखेंगे आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि अशोक कितना बदला इस कलिंग के युद्ध के बाद। इसी पे बहुत सारी डिबेट्स होंगी। तो आप शिलालेखों में देखेंगे कि अशोक कहेगा कि दुख है, गलत हुआ, जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये मजबूरी थी उसकी, जो उसको ये सब करना पड़ा। और उसके साथ साथ वो ये भी कहेगा कि अगर कोई अराजक तत्व है जो परेशानी का सबब बनता है क्षेत्रों के लिए, तो अशोक दंड भी देगा, और अशोक की शक्ति भी रखता है कि वो दंड दे सकता है। मतलब अशोक ये बताना चाहता है कि वो कहीं से कमजोर नहीं हुआ है इस युद्ध के बाद भी। जब आप पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन, तो उस मौर्य साम्राज्य के पतन में एक चीज आप देखेंगे, आपसे कहा जाएगा कि अशोक की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं बाद में कारण बन जाती है मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे। या हम कहें जो अशोक की नरम नीतियां हैं, धम्म की नीतियां हैं, वो नीतियां कारण बन जाती है मौर्य साम्राज्य के पतन में। वहां जब आप काउंटर लिखेंगे तब आप ध्यान रखेंगे कि आप 13वें शिलालेख का उल्लेख करेंगे, जहां अशोक कहेगा कि ना वो कमजोर है, ना वो दंड देने से पीछे होगा। मतलब अशोक अभी भी कंट्रोल
उन क्षेत्रों पर रखता है और इस शिलालेख के माध्यम से अशोक अच्छे प्रशासन की बात करता है कि किस प्रकार से अच्छा प्रशासन इस क्षेत्र में स्थापित हो सकता है, उसके विषय में ये बहुत डिटेल से लिखता है। हम बात कर रहे थे कलिंग, ये वो कलिंग का क्षेत्र है। आप देखिए बे ऑफ बंगाल से इसकी सीमा लग रही है और इस क्षेत्र से अगर सीमा लग रही है तो व्यापार के लिए कलिंग पर मौर्य साम्राज्य का अधिकार होना बहुत जरूरी था। ये बात समझ रहा था कौन? अशोक। इसीलिए वो कलिंग पर हमला करता है। रक्तपात से दुख होता है अशोक, लेकिन वो ये मानता है कि ये होना तय था और इसको करना उसकी मजबूरी है। अगर हम कलिंग के युद्ध के कारण समझे कि क्यों हुआ ये युद्ध, तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण इस युद्ध का होना जरूरी था। अर्थशास्त्र में एक चीज हमको मिलती है कि ये क्षेत्र हाथियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ से हाथियों की प्राप्ति के लिए अशोक यहाँ पर आक्रमण करता है। तो दो चीजें आपको मिली, एक भौगोलिक स्थिति इस क्षेत्र की, दूसरी जो संसाधन है, स्पेशली यहाँ बात की जा रही है हाथियों की कि हाथी वहां से मिल रहे हैं अशोक को जो उसकी सेना को मजबूत करेंगे, उसके लिए भी ये वहां पर हमला करता है। अशोक कनेक्टेड मिलेगा हमको बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा। तो ये माना जाता है कि जो शिलालेख 1 है अशोक का, वहां पे अशोक कहता है कि वो 2.5 साल से लगभग बौद्ध भक्त है। अब यहाँ देखिए एक विवाद और मिलेगा जब कहा जाएगा कि अशोक ने बौद्ध अपनाया और उसके बाद रक्तपात छोड़ दिया। ये चीज जब आपको मिलेगी वहां पे आप काउंटर क्या लिखेंगे कि शिलालेख 1 में लिखा है कि अशोक पहले से ही बौद्ध धर्म को मानता है, युद्ध तो कलिंग पर उसने बाद में किया। बात माने हम दीपावंशा की और महावंशा। तो यहाँ पे भी हमको मिलता है कि एक साधु है जिसका नाम है निग्रोध। साधु मतलब भिक्षु, बौद्ध धर्म जिसको कहा जाता है। तो इस निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को इसके शासन के 4थे वर्ष में ही बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी थी। और आक्रमण कब करता है? ये 8वें वर्ष। तो आक्रमण से 4 साल पहले ही अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुका हो। अब यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, शिलालेख 1 में लिखा है कि 2.5 साल से बौद्ध भक्त है। ये काल होगा कब? शिलालेख जब लिखा जाएगा उससे 2.5 साल पहले ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है, लेकिन कलिंग के युद्ध से 4 साल पहले ही ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। मतलब बौद्ध धर्म से ये प्रभाव नहीं पड़ा कि अशोक ने युद्ध नहीं किया, बल्कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक कलिंग का युद्ध कर रहा है। एक और वर्णन हमको मिलता है मोग्गलीपुत्र का। दीक्षा किससे ली है? निग्रोध से। लेकिन ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? मोग्गलीपुत्र का। और इसके प्रभाव से ये पूर्णतः बौद्ध धर्म को मान लेता है। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक व्यक्ति ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था किसको? अशोक को। तो दो नाम हो गए, एक निग्रोध, दूसरा उपगुप्त। तो दिव्यावदान उपगुप्त को मानता है और दीपावंशा और महावंशा ये दोनों निग्रोध को मानते हैं। बाद के समय में अशोक उन क्षेत्रों पर भी जाता है जो कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे किससे? गौतम बुद्ध से। तो ये 10वें वर्ष अपने रास्ते लग के बोध गया में जाता है। 20वें वर्ष ये लुम्बिनी जाता है और लुम्बिनी को कर मुक्त ग्राम ये घोषित कर देता है। अब क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड है किससे? बौद्ध धर्म से, और उसमें भी गौतम बुद्ध से। क्यों? जन्म हुआ है यहाँ गौतम बुद्ध का। तो उस क्षेत्र को ये कर मुक्त घोषित कर देता है और ये कहता है कि अब केवल 1/8 भाग ही कर इस क्षेत्र से लिया जाएगा। अशोक के जो प्रमुख अभिलेख हैं जिससे हमको अशोक के विषय में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, अगर हम उनको देखें तो उनमें हमको मिलता है रुम्मनदेई और निगलिवा का स्तंभ लेख। ये स्तंभ लेख नेपाल की तराई में स्थित है और इससे हमको मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था है, स्पेशली उसमें कर नीति जो इनकी है, उसके विषय में हमको जानकारी मिलती है। तो जो रुम्मनदेई का अभिलेख है, इससे मौर्य साम्राज्य की कर व्यवस्था की नीति क्या है उसके विषय में हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा जितने भी अभिलेख हैं अशोक के, उन सब से हमको प्रशासनिक जानकारी मिलती है अशोक की। तो कर व्यवस्था से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित जो अशोक का हमको अभिलेख मिलता है वो रुम्मनदेई का अभिलेख है और स्थित कहाँ है? नेपाल की तराई में। एक अभिलेख और है जो है आपका भाब्रू का अभिलेख, जो स्थित कहाँ है? वैराट, राजस्थान। यहाँ पे हमको मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था और ये अभिलेख सबसे प्रामाणिक रूप से या सबसे ज्यादा जोर देके ये कहता है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और यहाँ पर इस अभिलेख में अशोक स्पेशली डिफाइन करता है बुद्ध को, धम्म को और संघ को, और मानता है कि ये अभिवादन योग्य है, मतलब ये माने जाने योग्य है, इनका आदर किया जाना चाहिए। और ये नीति जो इसकी है बुद्ध धर्म और संघ की नीति, ये नीति हमको इस अभिलेख में मिलती है। फिर हम देखते हैं सारनाथ, सांची, कौशाम्बी, इन स्थानों पर कुछ लघु स्तंभ लेख हैं। वहां पे अशोक को बौद्ध धर्म का सिद्ध किया जाता है। सांची और सारनाथ, इसमें हमको एक वर्णन मिलता है कि कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के कुछ महापात्र हैं। ये क्या करते हैं? संघ में फूट डालने की कोशिश करते हैं। तो इनके विरुद्ध एक शासनादेश जारी किया गया है जो हमको इस सांची और सारनाथ के अभिलेख में मिलता है। तो अशोक ऐसे व्यक्तियों को दंड भी दे रहा है जो किसी भी प्रकार से इस संघीय व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं या उसको कमजोर करना चाहते हैं। अशोक के जो अन्य शिलालेख हैं जैसे
मास्की का लघु शिलालेख। यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट शिलालेख लिए हैं जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो मास्की का लघु शिलालेख है ये हमको अशोक के राज्याभिषेक के विषय में बताता है, और यहाँ पर अशोक स्वयं को शुद्ध शाक्य कहता है। ये शब्द आपसे पूछा जाएगा कि अशोक ने स्वयं को शुद्ध शाक्य किस अभिलेख में माना है, तो वो आप कहेंगे मास्की का अभिलेख। निगाली सागर का अभिलेख है, यहाँ पर हमको कनक मुनि के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, जो इसका 5वां और 13वां शिलालेख। इसमें हमको ये मिलता है कि जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है उनमें यवन, गांधार और कंबोज इनका अधिकार है। मतलब पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है यवन, गांधार और कंबोज, इन पर हमको पश्चिमी शक्तियों का अधिकार दिखता है। ये हमको कहां से मिल रहा है, जो इसका 5वां और 13वां शिलालेख। कौशाम्बी और प्रयाग के जो स्तंभ लेख हैं ये बताते हैं कि रानी कारुवाकी ने दान दिया था, उस दान का ये उल्लेख हमको इस अभिलेख में मिलता है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कहेंगे रानी का अभिलेख। तो रानी का अभिलेख, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेख हैं। सोहगौरा का जो महास्थान अभिलेख है ये हमको अन्न के भंडार के विषय में बताता है। तो अशोक के अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग चीजें हैं जिससे हमको जानकारी मिलती है। 1750 के काल में ही हम देखेंगे एक व्यक्ति है टिफेंथर। ये व्यक्ति सबसे पहले दिल्ली के क्षेत्र में अशोक के स्तंभ का पता लगाता है। अब इसको कनेक्ट कर लीजिएगा 1757 उससे 7 साल पहले। तो टिफेंथलर नामक व्यक्ति 1750 में दिल्ली में अशोक के स्तंभ लेख का पता लगाता है, लेकिन क्योंकि उसकी भाषा को पढ़ा नहीं जा सका था तो 1737 में जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले इसको पढ़ पाता है, और तब हमको अशोक के विषय में सबसे डिटेल इंफॉर्मेशन मिल पाती है। अशोक ने कुछ गुफा निर्माण भी किए हैं, जैसे बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने जो आजीवक संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अब देखिए अशोक संरक्षण देगा जैन को भी, बौद्ध को सबसे ज्यादा, प्लस जो आपके आजीवक जिनको संरक्षण सबसे पहले ज्यादा दे रहा था कौन, बिंदुसार। तो इन आजीवक संप्रदाय के लोगों को भी ये अशोक संरक्षण देगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि आजीवक संप्रदाय के कौन से लोग हैं तो मैंने बहुत डिटेल में वीडियो किया है इसके विषय पे, जो आपको इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा कि आजीवक संप्रदाय क्या है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इनको ये संरक्षण दे रहा है, इनके लिए गुफाओं का निर्माण करवा रहा है। कौन सी गुफा है, कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं हमको मिलती हैं जो आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाया है किसने, अशोक ने। अशोक के ही वंशज हमको मिलते हैं दशरथ। ये दशरथ क्या करते हैं, लोमन ऋषि जो है इनके लिए गुफा का निर्माण करवाया है जिसको कहते हैं गोबिला गुफा। अब ये दशरथ मौर्य साम्राज्य से या मौर्य वंश से संबंधित हमको मिलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दशरथ ने लोमश ऋषि के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया जिसको कहते हैं गोपिका गुफा। जो शिलालेख 2 है अशोक, इसमें हमको वर्णन मिलता है कि जो दक्षिण का क्षेत्र है वहां पे चोल शासन और पांड्य शासन, ये शासन व्यवस्था स्थापित है अशोक के काल में। और ये हमको कहां से मिल रहा है, सेकंड शिलालेख से अशोक के। और इसमें यह भी मिलता है कि जो केरल पुत्र हैं, जो सती पुत्र हैं, इन्होंने शासन व्यवस्था स्थापित की कब, चोल और पांड्य शासन के बाद। अशोक के अभिलेखों की जो लिपियां हैं यदि हमको देखें, अलग अलग लिपियों का इसने प्रयोग किया है। तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा जो कि वर्तमान में कहाँ है, पेशावर जिले पाकिस्तान में, यहाँ पे हमको खरोष्टी लिपि मिलती है। शहबाजगढ़ी और हजारा जिले में मनसेहरा का जो अभिलेख है ये भी हमको पाकिस्तान में मिलता है। यहाँ पे अरामाइक लिपि का प्रयोग मिलता है। तक्षशिला और लगमान जो कि काबुल में है और वर्तमान में अफगानिस्तान में है, यहाँ पे हमको अरामेक और ग्रीक लिपि मिलती है। फिर हमको मिलता है शरेकुना जो कि कंदहार में है अफगानिस्तान में। यहाँ पे हमको मिलता है कि द्विभाषी और द्विलिपि, मतलब 2 तरह की भाषाएं और 2 तरह की लिपियों का प्रयोग हमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अशोक के विषय में आप ध्यान रखिएगा, जो इसके अभिलेख है वह सबसे ज्यादा हमको साक्ष्य देंगे अशोक के विषय में। हमने एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में देख लिया कि अशोक के जो अभिलेख है वो किस प्रकार के हैं। छोटे वीडियो इसमें लाऊंगा मैं कोशिश करके, जिससे आपको आसानी हो समझने में भी और बोरिंग ना हो आपके लिए ये इतिहास सब्जेक्ट। तो हमने इस वीडियो में अशोक से संबंधित जो प्रारंभिक जानकारी है, अशोक से संबंधित जो प्रारंभिक अभिलेख या सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हमने देख लिया है बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप। अशोक काफी लंबा टॉपिक है और क्योंकि ये कनेक्टेड होता है वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था से, तो उस रेफरेंस में हमको अशोक को काफी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो 2-3 वीडियो में अशोक से संबंधित जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है वो हम समझेंगे, धम्म की नीति क्या है वो सब कुछ हम बहुत डिटेल के साथ समझेंगे। आशा करता हूँ बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।